हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, इस टॉपिक की चर्चा इस सेशन में हम करने वाले हैं। और हावर्ड गार्डनर के जो बहुबुद्धि सिद्धांत है उससे संबंधित कुल 30 क्वेश्चन इस सेशन में रहेंगे। अगर आप इस सेशन को पूरा देखते हैं, इस वीडियो को पूरा देखते हैं, तो इस टॉपिक से एक भी सवाल आपका गलत होने वाला नहीं है, क्योंकि सीटेट हर साल एक दो सवाल इस टॉपिक से पूछता है। तो आपकी जो ये दो सवाल जो है, इनकी जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा बन जाएगी ठीक होने की। तो साथियों, ज़्यादा चर्चा ना करते हुए स्वागत करते हैं आप सभी का इस वीडियो में और चलते हैं पहले सवाल की तरफ। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति दूसरों के मूड, प्रेरणा और इरादों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है उसमें किस प्रकार की बुद्धि होती है। तो साथियों, दो प्रकार की बुद्धि हावर्ड गार्डनर ने बताई है जो आपको कंफ्यूज करेगी हर बार, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल। तो साथियों, इंटरपर्सनल का मतलब होता है दूसरों की बुद्धि, जैसे इंटरनेशनल होता है, इंटर स्कूल होता है। इसी तरीके से इंटरपर्सनल दूसरे व्यक्ति की, दूसरे पर्सन की भावनाओं को समझना, उसकी इमोशंस को समझना, उसकी बुद्धि को समझना, ये इंटरपर्सनल है। और अगर व्यक्ति खुद की स्वयं के अंदर की जो क्षमताएं हैं, भावनाएं हैं, उनका आकलन करता है तो इंट्रापर्सनल हो जाता है। तो चूंकि यहाँ पर दूसरे व्यक्ति के मूड, स्वभाव, प्रेरणा और इरादों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बता रहा है, तो इंटरपर्सनल हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास। तो साथियों, अंतर व्यक्तिक जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। और चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले आंसर की जो व्याख्या दे रखी इसको पढ़ लेते हैं साथियों। हावर्ड गार्डनर के अनुसार अंतर व्यक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, वह क्षमता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति दूसरों के भाव, इच्छाओं, प्रेरणाओं और मानसिक अवस्थाओं को समझकर उनके साथ प्रभावी ढंग से बातचीत या व्यवहार करता है। यह सामाजिक कौशल और टीम वर्क के लिए आवश्यक है। तो दूसरा क्वेश्चन है साथियों आप सभी के सामने। हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक मनोचिकित्सक या परामर्शदाता को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस प्रकार की बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो साथियों, जब कोई परामर्शदाता है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो काउंसलर है, एक मनोचिकित्सक है, साइकोलॉजिस्ट है, वो दूसरों की भावनाओं को समझने का प्रयास करता है, दूसरों की इच्छाओं को, भावनाओं को, प्रेरणाओं को, दूसरे की व्यक्ति की जो पूरी जो बॉडी लैंग्वेज है उसको समझने का प्रयास करता है, दूसरे को समझ रहा है। तो इंटरपर्सनल हो जाएगा ये, इंटरपर्सनल अंतर्वैयक्तिक। आपको इंग्लिश में याद रखना है, हिंदी में आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इंटरपर्सनल को आपको याद रखना है। इंटरपर्सनल मीन्स दूसरे की बुद्धि को समझना। तो हमारा जो बी ऑप्शन है, जो इंटरपर्सनल की बात कर रहा है, दूसरा ऑप्शन जो बिल्कुल ठीक है। और इसकी व्याख्या भी दे रखी है। मनोचिकित्सक, परामर्शदाता, काउंसलर, राजनेता और शिक्षक दूसरों के व्यवहार और मनोदशा को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए उनमें अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की प्रधानता होती है। साथियों, आशा करते हैं आपको ये सारे सवाल अच्छे लग रहे होंगे। और अगर आप इस पूरे सेशन में बने रहते हैं तो जो क्वेश्चन इससे आएंगे वो आपके बिल्कुल गलत नहीं होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आप सभी के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन मैं बनाता रहूँ। और आपके लिए भी ये फ़ायदा रहेगा कि आप अगर सब्सक्राइब करते हो तो आपसे लगातार मुलाकात होती रहेंगी, आपके फीड में हम आएंगे और आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने का अवसर मिलेगा। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही की, पॉजिटिव की बात कर रहा है। देखते हैं। बुद्धि एक एकल इकाई है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। तो बुद्धि तो हावर्ड गार्डनर ने तो 8-9 प्रकार की बुद्धि बताई है। एनसीईआरटी 8 प्रकार की बताता है और गार्डनर ने अपने जो किताब लिखी थी उसमें 9 प्रकार की बताई है। तो एकल तो नहीं है, उसको विभाजित किया है हावर्ड गार्डनर तो ये गलत हो गया। तो सही ऑप्शन चुनना हमें। प्रत्येक व्यक्ति में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों की अलग अलग डिग्री होती है। तो ये जो है ना, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है हावर्ड गार्डनर के परिप्रेक्ष्य में, कि हर व्यक्ति में हर प्रकार की बुद्धि थोड़ी थोड़ी होती है। कोई संगीतज्ञ भी होता है, कोई स्थानिक बुद्धि भी रखता है, कोई जो स्पोर्ट्स पर्सनल वाली बुद्धि है वो भी रखता है। हम दूसरों की भावनाओं को भी समझते हैं और बहुत सी बार स्वयं की भावनाओं को। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल सभी प्रकार की बुद्धि हर इंसान में एक मात्रा में होती है। तो दूसरा ऑप्शन है जो हमारा बिल्कुल ठीक है साथियों। इसकी व्याख्या पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। गार्डनर का मानना है कि बुद्धि को एक सामान्य तत्व जी फैक्टर नहीं है, मतलब
एक प्रकार की बुद्धि नहीं होती सभी में, बल्कि मानव मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार की स्वतंत्र बुद्धियां होती है। हर व्यक्ति में इन बुद्धियों का स्तर या संयोजन अलग अलग हो सकता है। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है। एक कवि, लेखक या वक्ता में किस प्रकार की बुद्धि होती है? तो ये जितने भी यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं, कवि, लेखक, राइटर और वक्ता, जो बोलता है स्टेज पर उसे वक्ता बोलते हैं। तो ये जितने भी है इनमें भाषाई बुद्धि होती है। ये अपनी जो विशेष जो अपनी भाषा होती है उस पर पकड़ बहुत ज़्यादा होती है इन लोगों की। तो इनमें एक लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है वो ज़्यादा होती है। तो बी ऑप्शन, दूसरा जो ऑप्शन है हमारा ठीक है। इसकी व्याख्या भी पढ़ना हमें। भाषाई बुद्धि, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, शब्दों, भाषा, व्याकरण और भाषा की बारीकियों को समझने तथा व्यक्त करने की क्षमता है। कवि, लेखक, वकील और वक्ताओं में ये बुद्धि अधिक पाई जाती है। तो साथियों, आशा करते हैं ये सभी सवाल आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। एक वास्तुकार, वास्तुकार वो होता है जो डिजाइन बनाता है। मूर्तिकार जो मूर्ति बनाता है, और नाविक को रास्तों और पैटर्नों को समझने की आवश्यकता होती है। उनमें किस प्रकार की बुद्धि में उच्च अंक प्राप्त करने की संभावना है? तो इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं, जो किसी चीज़ को किस स्थान पे रखना है और उस स्थान की समझ होती है उनको, तो उनमें स्पेशल इंटेलिजेंस जो होती है, स्थानिक बुद्धि जो होती है वो होती है साथियों। तो तीसरा जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल ठीक है। स्थानिक बुद्धि, स्पेशल इंटेलिजेंस, दृश्य और स्थानिक संसार को सटीक रूप से देखने और उसमें बदलाव करने की क्षमता है। पायलट, नाविक, मूर्तिकार और आर्किटेक्ट ये अत्यधिक विकसित होती है। एक व्यक्ति जो अत्यधिक आत्म जागरूक है, अपनी खुद की शक्तियों, कमजोरियों, इच्छाओं और भावनाओं को समझता है, उसमें कौन सी बुद्धि है? तो जो व्यक्ति खुद को समझ रहा है वो इंट्रापर्सनल हो गया। आप देख लीजिए इंट्रापर्सनल का है, इंट्रापर्सनल बी ऑप्शन है। अंतः व्यक्तिक बुद्धि इसकी बात कर रहा है यहाँ पर। तो दूसरा ऑप्शन की व्याख्या पढ़नी हमें। अंतः व्यक्तिक बुद्धि, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, स्वयं की भावना, आंतरिक भावनाओं, प्रेरणाओं, शक्तियों और सीमाओं को समझने की क्षमता है। दार्शनिक और योगी इसके प्रमुख उदाहरण हैं। नेक्स्ट सवाल आप सभी के सामने है। इस सेशन में सभी बहुबुद्धि से संबंधित जो हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी है उससे संबंधित ही क्वेश्चन आएंगे। एथलीट, डांसर, सर्जन और शिल्पकार अपने शरीर की गतिविधियों का बेहतरीन तालमेल के साथ उपयोग करते हैं, इसमें अत्यधिक विकसित होती है। तो जो डांसर होते हैं, एथलीट होते हैं, सर्जन होते हैं, इनमें शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि अत्यधिक होती है। तो क्वेश्चन सीटेट 2021 का है। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है जो सीटेट में पूछे गए हैं, उन्हीं की चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो साथियों, इससे आपको ये भी अंदाज़ा लगेगा कि सीटेट किस प्रकार के सवाल आपसे पूछने वाला है। तो अगर आप ये सवाल कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे और ये जो क्वेश्चन आएंगे उनको बहुत ही आसानी से कर देंगे उनको। शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, शारीरिक अंगों का उपयोग करने, वस्तुओं को कुशलतापूर्वक संभालने की क्षमता है। नर्तक, खिलाड़ी और सर्जन इसके सटीक उदाहरण हैं। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार शिक्षकों को ऐसी अधिगम गतिविधियों को तैयार करना चाहिए जो बहुबुद्धि के अनुकूल हो, क्योंकि तो कारण पूछा है कि अध्यापक जो है उनको ऐसी गतिविधियों को तैयार करना चाहिए जो मल्टी इंटेलिजेंस के अनुकूल हो। यह सभी बच्चों के पूर्ण आईक्यू के स्कोर को बढ़ाने में मदद करता है। तो आईक्यू स्कोर ऐसा ये पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव आईक्यू स्कोर की हम बात नहीं करते। ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचानता है, समग्र रचनात्मक अधिगम को बढ़ाता है। तो अगर आप मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी के अनुसार चलोगे तो आप हर बच्चे में कौन सी बुद्धि है उसकी पहचान कर सकोगे, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचान सकोगे और समग्र रचनात्मक अधिगम को बढ़ाता है। तो ये भी पॉजिटिव है। एक कक्षा में कठोर प्रतिस्पर्धी माहौल तैयार करता है। तो ये नेगेटिव, हमें कंपटीशन नहीं करना, कोऑपरेशन करना है, सहयोग करना है। बच्चे एक दूसरे का सहयोग, पीयर कोऑपरेशन
जो आपस में एक दूसरे का कोऑपरेशन करके बच्चे सीखेंगे वो पॉजिटिव है। आज के शैक्षिक परिदृश्य में जो कंस्ट्रक्टिविज्म द्वारा विकसित किया गया है उसमें हमें कंपटीशन का माहौल नहीं बनाना है, हमें कोऑपरेशन का माहौल बनाना है। तो यहाँ पर जो प्रतिस्पर्धा की बात कर रहा है वो नेगेटिव है। ये किसी भी मानक मूल्यांकन की आवश्यकता को पूरी तरह से समाप्त कर देता है। तो मूल्यांकन की आवश्यकता तो बनी रहेगी। तो जो ओ बी ऑप्शन हमारा वो बिल्कुल ठीक है साथियों। यहाँ तक तो कक्षा में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों जैसे संगीत, समूह कार्य, चित्रकारी का समावेश करने से हर एक प्रकार की बुद्धि वाले बालक को सीखने का अवसर मिलता है, जिससे व्यक्तिगत भिन्नताओं को सम्मान मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। एक छात्र वनस्पतियों, जीवों, चट्टानों और संरचनाओं और जानवरों की विभिन्न प्रजातियों को पहचानने में असाधारण कौशल दिखाता है। यह किस प्रकार की बुद्धि पर प्रकाश डालता है? तो स्थानिक बुद्धि, स्थान की समझ रखता है। ये जो जितने भी बात की गई है यहाँ पर वो नेचर से संबंधित है। वनस्पति है, जीव है, चट्टानों की संरचना, जानवरों की विभिन्न प्रजातियाँ हैं, ये क्या है? सभी नेचर से संबंधित है। तो प्रकृतिवादी बुद्धि है उससे संबंधित इस छात्र में बुद्धि है। तो दूसरा ऑप्शन जो प्रकृतिवादी बुद्धि की बात कर रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है हमारा। प्रकृतिवादी बुद्धि नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस को गार्डनर ने, अब देखिए यहाँ पर जो वर्णन दे रखा आपको इसको ध्यान रखना है, गार्डनर ने 1998 में जोड़ा था। इसके अंतर्गत प्रकृति के तत्वों में पौधे, जानवरों, मौसम और पर्यावरण के पैटर्न को समझने में क्षमता आती है। तो साथियों जो शुरुआत में गार्डनर साहब ने जो बुद्धियाँ बताई थी वो 7 प्रकार की थी और बाद में 2 प्रकार की बुद्धियाँ और जोड़ी, तो कुल 9 प्रकार की बुद्धि होगी। उसमें एक तो ये नेचुरलिस्टिक बुद्धि है, एक और है वो आगे चर्चा करेंगे। तो कुल 9 प्रकार की बुद्धि होगी, लेकिन सीटेट आपको 8 प्रकार की बुद्धि बताता। तो आप हावर्ड गार्डनर की 8 प्रकार की बुद्धियों को ही लेकर चलोगे। क्वेश्चन आ जाएगा कितनी प्रकार की बुद्धि है, तो 8 प्रकार की बतानी हमें एनसीईआरटी के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो हावर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की जो बुद्धियाँ बताई हैं उसकी आलोचना की गई है। तो किस आधार पर आलोचना की गई है? एक बुद्धि में जैविक कारकों की भूमिका को पूरी तरह से नज़रअंदाज करता है। तो जैविक कारकों को तो बताइए, बचपन से बुद्धि होती है, गार्डनर साहब ने बताई है। इसमें मजबूत अनुभवजन्य साक्ष्य की कमी है क्योंकि बहुबुद्धि को अलग संकाय के रूप में आसानी से परखा नहीं जा सकता। यह बुद्धि के एकल जी कारक पर अत्यधिक जोर देता है, जी कारक पर जोर नहीं देता। ये तो बहुबुद्धि के अनेक प्रकार बताता है। बहुबुद्धि का मतलब बहुत से प्रकार है। यह प्राथमिक विद्यालय कक्षाओं में लागू नहीं होता, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन है वो लगभग ठीक लग रहा हमें। इसमें मजबूत अनुभवजन्य साक्ष्य की कमी है क्योंकि बहुबुद्धि को अलग संकायों के रूप में आसानी से परखा नहीं जा सकता। ए ऑप्शन कह रहा है ये बुद्धि में जैविक कारकों की भूमिका को पूरी तरह से नहीं है। दूसरा ऑप्शन जो है ना हमारा इस संबंध में बिल्कुल ठीक है साथियों। गार्डनर के सिद्धांत की आलोचना अक्सर मनोवैज्ञानिकों द्वारा इसलिए की जाती है क्योंकि प्रयोगात्मक रूप से मापना कठिन है और प्रत्येक बुद्धि के लिए अलग मानकीकृत परीक्षण नहीं है। इसे केवल प्रतिभाओं, टैलेंट का समूह भी कहा गया है। तो इसको मापना थोड़ा कठिन है, इसलिए इसकी आलोचना की गई कि किस बच्चे में कौन सी बुद्धि है, किस आधार पे मापोगे, कितनी बुद्धि है। तो मापन का थोड़ा इसमें फंडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गार्डनर के अनुसार संगीतकार, गायक और धुन बनाने वाले व्यक्ति। तो यहाँ जो संगीतात्मक बुद्धि है बिल्कुल सरल सवाल है। आप इस प्रकार के सवाल देखोगे, ये सीटेट में ही आया हुआ है। सीटेट इस प्रकार के सरल सवाल भी पूछता है। तो जो साथी घबराते हैं कि सीटेट बहुत कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछता है, आपको सीटेट का पैटर्न देखना है। 60-70 सवाल जो हैं बिल्कुल सरल सवाल आते हैं, 15-20 क्वेश्चन थोड़े मॉडरेट आते हैं और कुछ क्वेश्चन है जो कठिन आते हैं। तो एक फिक्स्ड पैटर्न है सीटेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलना हमें। तो दूसरी की बात की गई है, यहाँ पर ज़्यादा कुछ विश्लेषण में दे नहीं रखा, ये बता रखा कि ऐसी बुद्धि इनमें होती है।
एक बच्चा जटिल पहेलियों, गणितीय संक्रियाओं और अमूर्त तर्क समस्याओं को हल करने में माहिर है। ये किसकी विशेषता है? तो पहेलियों, गणितीय संक्रियाओं, अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग जो है उसकी बात कर रहा है। तो ये तार्किक गणितीय बुद्धि है, उसके उदाहरण है साथियों। आपको ये सारे जो एक बार समझ लेना। स्थानिक बुद्धि स्थान से संबंधित बात करेगा, भाषाई बुद्धि भाषा से शारीरिक बुद्धि, जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनकी बात करता है। तो सिंपल है दूसरा जो ऑप्शन है हमारा, इस तार्किक गणितीय बुद्धि। तार्किक गणितीय बुद्धि वैज्ञानिक चिंतन, तार्किक समस्याओं को हल करने और अंकों व अमूर्त संबंधों को समझने की क्षमता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलना है साथियों हमें, जो कह रहा है एक कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए हावर्ड गार्डनर का सिद्धांत सुझाव देता है कि एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस को किस प्रकार से ट्रीट करोगे। सभी छात्रों के लिए शिक्षण और परीक्षण की एक समान विधि का उपयोग करना, स्टैंडर्डाइज जो इंस्ट्रक्शन है उसकी बात कर रहा है। यूज ए सिंगल यूनिफॉर्म मेथड, मतलब सभी एक डंडे से सभी को आंकना, आपको ऐसा नहीं है। गार्डनर साहब ने 8 प्रकार की जो बुद्धियाँ बताई हो, इसलिए बताई है कि हर बच्चे में अपनी अपनी यूनिक क्षमताएं हैं, आपको उसी प्रकार से उसको इंस्ट्रक्शन देने। सीखने और मूल्यांकन के कई मार्ग और तरीके प्रदान करें। तो यही तो बात कर रहे गार्डनर साहब की। उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धियाँ बताई आपको कि किस बच्चे में किस प्रकार की क्षमता हो सकती है, उस प्रकार उसके अनुसार आपको मूल्यांकन के मार्ग पर अपनाने हैं। तो यही बात कर रहे, दूसरे ऑप्शन से संबंधित ही बात है यहाँ पर। चूंकि बच्चे अलग अलग बुद्धियों में मजबूत हो सकते हैं, इसलिए शिक्षकों को विभिन्न शिक्षण शैलियों, परियोजनाओं और रचनात्मक तरीकों का उपयोग करना चाहिए ताकि हर बच्चा सीख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर आ चुके हैं साथियों। हावर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या नहीं है। तो क्या नहीं की बात कर रहा है, जन्म से मौजूद एक निश्चित स्थिर क्षमता। तो इन्होंने कही करा कि जन्म से एक निश्चित स्थिर क्षमता है, जी फैक्टर की सामान्य की बात कर रहा है। कई स्वतंत्र क्षमताओं से मिलकर बनी संरचना, तो 8 प्रकार की बुद्धि बताइए, तो ये ठीक है। गतिशील और विकास के योग, बिल्कुल आप एक जो बुद्धि है जो आप में विकसित नहीं है उसकी ट्रेनिंग लेके आप विकसित कर सकते हो, गतिशील है और विकास के योग है, ठीक का बात कर रहा है। सांस्कृतिक संदर्भों से प्रभावित, बिल्कुल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से जो बुद्धियाँ हैं जो प्रभावित होती हैं। अगर आपका जो कल्चरल है वो अलग प्रकार का है तो आप में अलग प्रकार की बुद्धि होगी, दूसरे में अलग प्रकार की। तो जो ए ऑप्शन जो है वो गार्डनर से संबंधित नहीं है साथियों। गार्डनर पारंपरिक आईक्यू अवधारणा का विरोध करते हैं, जो बुद्धि को जन्मजात और स्थिर मानती थी। इसके अनुसार बुद्धि को अनुभव और उचित वातावरण देकर विकसित किया जा सकता है। एक व्यक्ति को बहस कर रहा कोई व्यक्ति, कहानी सुनाने और शब्दों के खेल में अत्यधिक कुशल है। अब यहाँ पर सारा खेल लैंग्वेज का चल रहा है। बहस कर रहा है उसमें भी लैंग्वेज हो रही, कहानी सुना रहा है उसमें भी लैंग्वेज हो रही, शब्दों के खेल में भी लैंग्वेज हो रही है। तो भाषाई बुद्धि की बात कर रहा है एग्जामिनर यहाँ पर। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। कहानी सुनाना, स्टोरी टेलिंग, वाद विवाद, डिबेटिंग सीधे तौर पर भाषा पर पकड़ और अभिव्यक्ति की क्षमता से जुड़े हैं, जो भाषाई बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। हावर्ड गार्डनर ने 1983 में अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड, जो अब इसको थोड़ा दिमाग में रखोगे आप सर कि 1983 में गार्डनर साहब ने जो किताब लिखी थी उसका नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड, में मूल रूप से कितने प्रकार की बुद्धियों को प्रस्ताव रखा था। तो साथियों 7 प्रकार की बुद्धियों को प्रस्ताव रखा था मूल रूप से। उसके बाद उन्होंने 2 बुद्धियाँ और जोड़ी हैं और टोटल 9 होगी, लेकिन हमें 9 याद नहीं रखना, 8 याद रखना, क्योंकि एनसीईआरटी में 8 ही दे रखी है। 1983 में मूल रूप से गार्डनर ने 7 प्रकार की बुद्धियों का प्रतिपादन किया। 1998 में 8वीं प्रकृतिवादी और फिर 9वीं अस्तित्ववादी, तो ये दो बुद्धियां उन्होंने जोड़ी। और वर्तमान में एनसीईआरटी मुख्य रूप से 8 बुद्धियों को स्वीकार करता है, तो हमें 8 ही लेके चलना है, 9 को हमें मानना नहीं है। तो साथियों आपको 8 के साथ ही चलना है
और जो शुरू में थी वो 7 प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया था गार्डनर साहब ने। निम्नलिखित बुद्धि का प्रकार और अंतिम अवस्था दर्शन संभावना के जोड़ों को मिलान करें। देखते हैं कौन कौन से चाहिए। स्थानिक मूर्ति, बिल्कुल मूर्तिकार में स्थानिक बुद्धि होती है। शारीरिक गत्यात्मक, कवि शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि नहीं रखेगा, उसको क्या फिजिकल से क्या मतलब उसको। भाषाई, एथलीट है, एथलीट जो शारीरिक गत्यात्मक रखता है और कवि भाषाई रखता है, उल्टा कर दिया दूसरे और तीसरे ऑप्शन में। अंतर्वैयक्तिक, दूसरे की भावना समझ रहे हो तो आप अंतर्वैयक्तिक हो। जासूस, अंतर्वैयक्तिक जासूस दूसरे की भावना नहीं समझता, उसको तो जासूसी करनी होती है बस। तो हमारा जो ए ऑप्शन है, केवल ए, वो ठीक है यहाँ पर, जिसमें कह रहा है कि स्थानिक बुद्धि मूर्तिकार में होती है। स्थानिक बुद्धि स्पेशल का सही मिलान मूर्तिकार स्कल्पचर से है, क्योंकि वे स्थान और आकृतियों को समझते हैं। कवि में भाषाई और एथलीट में शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। किस प्रकार की बुद्धि व्यक्तियों को जीवन, मृत्यु और मानव अस्तित्व की अंतिम वास्तविकताओं के बारे में सोचने की अनुमति देती है? तो साथियों, ये जो बुद्धि जो उन्होंने लास्ट में बताया जोड़ी थी, अस्तित्ववादी बुद्धि, जिसमें व्यक्ति सोचता है कि मेरा अस्तित्व इस सृष्टि में क्या है, उसी की बात कर रहा है। जीवन, मृत्यु, मानव अस्तित्व की अंतिम गहराइयों के बारे में सोचता है, तो उसमें बुद्धि होती है अस्तित्ववादी बुद्धि। तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। अस्तित्ववादी बुद्धि एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत ब्रह्मांड के रहस्य, मानव जीवन के अस्तित्व, मृत्यु और दार्शनिक सत्यों के बारे में गहराई से सोचने की क्षमता आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, आपकी कक्षा का एक बच्चा मूक अभिनय कर रहा है, बोल नहीं रहा है, ध्यान रखना। अभिनय करते समय मूक अभिनय मतलब बिना बोले अभिनय जो कर रहा है वो कर रहा है। अभिनय, फिर अभिनय भी कर रहा है और शारीरिक कॉमेडी में उत्कृष्ट है। तो इन सारी चीज़ों में बोल नहीं रहा है, लेकिन जो शरीर जो है वो काम कर रहा है। तो यहाँ पर शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि है वो, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। भाषा ही नहीं है, अंतर्वैयक्तिक स्थानिक का कोई कनेक्शन नहीं बैठ रहा है यहाँ पर। तो दो जो ऑप्शन है शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि, वो हमारा बिल्कुल ठीक है। मूक अभिनय और अभिनय में शरीर के अंगों पर नियंत्रण और उनके माध्यम से भावनाओं को व्यक्त करने की आवश्यकता होती है, जो शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत वकालत करता है कि बुद्धि स्थिर नहीं है। बिल्कुल निस्थिर नहीं है। एक उत्तेजक वातावरण विशिष्ट बुद्धियों को बढ़ा सकता है। बिल्कुल आप ट्रेनिंग लेके कोई सी बुद्धि बढ़ा सकते हो। ये किससे संरक्षित है? केवल प्रकृति से संरक्षित है। पोषण या अंतःक्रियावादी, नेचुरल इंट्रैक्शनिस्ट परिप्रेक्ष्य, पूरी तरह से अनुवांशिक, व्यवहारवादी, अनुकूल मॉडल। तो गार्डनर साहब कहते हैं कि आप नेचर और अंतःक्रियावादी मतलब ट्रेनिंग के माध्यम से अपनी कोई सी बुद्धि को बढ़ा सकते हो। तो बी ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक होना चाहिए साथियों। बुद्धि वातावरण, नेचुरल और उचित प्रशिक्षण या अवसरों से प्रभावित होती है। गार्डनर मानते हैं कि सही वातावरण देकर इन विभिन्न बुद्धियों को तराशा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 आ चुका है। एक विक्रेता, शॉपकीपर, एक बीमा एजेंट और राजनेता, ये सब दूसरों की भावनाओं को समझते हैं साथियों। दूसरों की भावनाओं को समझने वाला कौन होता है? इंटरपर्सनल। ध्यान रखना, इंटरपर्सनल। और इस गार्डनर साहब की बुद्धि से जितने भी सवाल आएंगे लगभग आप कर दोगे, बिल्कुल सरल है। कन्फ्यूजन जो होगा इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल में होता है, और वहीं पर आपका एक सवाल गलत हो जाता है साथियों। तो आपको जो कठिन है उसको अपने दिमाग में ज़्यादा रखना है, और तो सारी बातें प्रकृतिवादी, तार्किक बुद्धि, स्पेशल इंटेलिजेंस सिंपल है। इंटरपर्सनल मीन्स दूसरों की भावनाओं को समझना। तो शॉपकीपर, बीमा एजेंट दूसरों की भावनाओं को समझता है, राजनेता भी दोनों दूसरों की भावनाओं को समझता है। तो यहाँ पर जो इंटरपर्सनल की बात कर रहा है, ऑप्शन बी बात कर रहा है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि की। आप इंग्लिश में याद रखो, क्योंकि पेपर बाइलिंगुअल आएगा इंग्लिश और हिंदी में, तो आप और ऑप्शन सेम रहते हैं। इंटरपर्सनल बी ऑप्शन जो हमारा बिल्कुल ठीक है साथियों। दूसरों को प्रभावित करने, उनकी मांगों को समझने
और उनके साथ बातचीत करने में कुशल लोगों में अंतर्वैयक्तिक बुद्धि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस प्रचुर मात्रा में होती है। क्वेश्चन नंबर 22 है साथियों। 22 जो क्वेश्चन है सीटेट जनवरी 2022 में आया हुआ है। बहुबुद्धि सिद्धांत की अवधारणा का निहितार्थ है द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी इंटेलिजेंस इम्प्लाइज दैट। तो क्या निहितार्थ है भैया? बच्चे केवल एक ही कठोर शैली के माध्यम से सीखते हैं? बिल्कुल नहीं सीखते साहब। अलग अलग प्रकार की बुद्धि हैं तो अलग अलग प्रकार की शैलियाँ होती हैं। मूल्यांकन केवल एक मानकीकृत कागज पेंसिल परीक्षणों का उपयोग करके किया जाना चाहिए। ये मूल्यांकन का ये तरीका बिल्कुल रूढ़िवादी तरीका है। आजकल जो मूल्यांकन किया जाता है बच्चे का वो इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन देके हर बच्चे की अलग अलग जो आवश्यकता है उसके अनुसार अपने को मूल्यांकन भी करना है। शिक्षक विविध शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए विविध शिक्षण रणनीतियों का उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो 8 प्रकार की जो बुद्धियाँ बताई हैं वो इसलिए बताई है कि भैया शिक्षक के रूप में आप कक्षा में किस बच्चे में कौन सी बुद्धि है उस प्रकार से उस बुद्धि को तराशने का काम करें। तो बी तीसरा ऑप्शन है शिक्षक विविध शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए विविध शिक्षण रणनीतियों का उपयोग कर सकते हैं। तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर बहुबुद्धि सिद्धांत का सबसे बड़ा शैक्षणिक निहितार्थ यह है कि शिक्षक को कक्षा की विविधता के अनुसार अपनी शिक्षण रणनीतियों को बहुआयामी बनाना चाहिए। बिल्कुल साथियों, यही जो मेन जो हमारा उद्देश्य है वो होना चाहिए इस बहुबुद्धि सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 पे पहुंच चुके हैं साथियों। लगभग सेशन खत्म होने वाला है। पूरा वीडियो में 30 क्वेश्चनों की हम चर्चा करेंगे। अगर साथियों आपको लग रहा है कि वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा और आप बार बार इस प्रकार के वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे हम जैसे ही नया वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। एक व्यक्ति जो प्रकृति में पैटर्न और नियमितताओं को पता लगाने में असाधारण रूप से कुशल है, जैसे मौसम परिवर्तन, मिट्टी की स्थिति, यह प्रदर्शित करता है। तो प्रकृति की बात कर रहा है, प्रकृति के पैटर्न की बात कर रहा है, मौसम मिट्टी की स्थिति की बात कर रहा है। तो ये प्रकृतिवादी बुद्धि के लक्षण है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सरल है हमारा। मौसम के मिजाज, फसलों, मिट्टी या पर्यावरण के तत्वों की पहचान करना प्रकृतिवादी बुद्धि नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस का स्पष्ट उदाहरण है। किसान, मौसम वैज्ञानिक इसके अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतःवैयक्तिक इंट्रापर्सनल की बात कर ले, मतलब हमें खुद को ही समझना है, दूसरे व्यक्ति को नहीं समझना, का वर्णन कर रहा है। तो इंट्रापर्सनल का वर्णन कौन कर रहा है? दूसरों के आंतरिक विचारों को इंटरपर्सनल हो गया। सार्थक ध्वनि लय का निर्माण करना, ये म्यूजिकल इंटेलिजेंस है। अपने स्वयं की प्रेरणाओं, भावनाओं, छिपी इच्छाओं को समझने की क्षमता, ये इंट्रापर्सनल है। जब व्यक्ति खुद की क्षमताओं का आकलन करता है तो इंट्रापर्सनल हो जाता है और दूसरों के बारे में सोचता है तो इंटरपर्सनल हो जाता है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ बिल्कुल ठीक है साथियों हमारा। अंतःवैयक्तिक में व्यक्ति स्वयं की क्षमता, आत्मनियंत्रण, स्वाभिमान और आंतरिक भावनाओं के प्रति सजग रहता है। क्वेश्चन नंबर 25 है हावर्ड गार्डनर का सिद्धांत बुद्धि के किस पारंपरिक दृष्टिकोण का विरोध करता है? तो कौन सा ऐसा पारंपरिक दृष्टिकोण है जिसका विरोध कर रहा है? बुद्धि बहुआयामी होती, ठीक है, बहुआयामी के बारे में बताया गार्डनर साहब ने, 8 प्रकार की आयाम बता दिए उन्होंने। बुद्धि एकल, स्थिर, कारक, जी फैक्टर, जनरल फैक्टर, तो ये इसका विरोध होना चाहिए। भाई बुद्धि एक प्रकार की नहीं हो सकती, हर व्यक्ति में एक प्रकार की बुद्धि नहीं है, ये इसकी बात कर रहे हैं। गार्डनर साहब ने 8 प्रकार की बुद्धियाँ बता दी। बुद्धि सीखने की शैलियों से प्रभावित होती है, बिल्कुल होती है। सामाजिक संपर्क से बुद्धि का विकास होता है, बिल्कुल होता है। तो दूसरा ऑप्शन जिसमें बुद्धि को एकल कारक बताया है, इसकी आलोचना गार्डनर साहब करते हैं। गार्डनर ने चार्ल्स एक्सपेरिमेंट के जी फैक्टर, सामान्य बुद्धि तत्व का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि बुद्धि कोई एक तत्व नहीं बल्कि स्वतंत्र क्षमताओं का एक समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बच्चा मानचित्र की दिशाओं की पहचान करने, आकृतियों के मानसिक रोटेशन, घुमाव और यथार्थवादी 3D रेखा चित्र बनाने में अत्यधिक सक्षम है। तो ये सारे जो हैं
ये स्थानिक बुद्धि से संबंधित उदाहरण आ रहे हैं हमारे पास। स्पेशल इंटेलिजेंस जो होती है उसको स्थानिक बुद्धि बोलते हैं। तो ये उन व्यक्ति में होती है जो कौन सी चीज़ किस जगह पर रखी हुई है, क्या नक्शा बना हुआ है। जैसे पायलट जो होते हैं उनको पता होता है कि नक्शे में कौन सी जगह पर कहाँ जाना है, तो उनमें स्थानिक बुद्धि होती है। ठीक है, तो तीसरा जो ऑप्शन है स्थानिक बुद्धि का हमारा बिल्कुल सही है साथियों। मानचित्र पढ़ना, दिशाओं का ज्ञान और 3D आकृतियों की कल्पना करना स्थानिक बुद्धि स्पेशल इंटेलिजेंस के प्रमुख गुण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 27 है। बहुबुद्धि पर आधारित एक रचनात्मक कक्षा में मूल्यांकन किस प्रकार किया जाना चाहिए। तो किस प्रकार करोगे बताओ मूल्यांकन, आप इसका उत्तर दे सकते हो। भाई गार्डनर साहब ने 8 प्रकार की बुद्धियाँ बताई, बहुबुद्धि का सिद्धांत वही है। और 8 प्रकार की बुद्धियों अगर आपकी कक्षा में इस प्रकार के बच्चे हैं तो मूल्यांकन क्या सभी के लिए एक जैसा पेपर बना के कर दोगे? नहीं, हर बच्चे की अलग अलग प्रकार की बुद्धि है, उसी प्रकार से उसका मूल्यांकन हमें करना है। केवल औपचारिक मानकीकृत बहुविकल्पीय परीक्षाओं के माध्यम से, पोर्टफोलियो, परियोजनाओं और आत्मचिंतन जैसे बहुविध मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग। बहुविध बहुत सारी मूल्यांकन की जो तकनीकियाँ हैं उनकी बात कर रहा है दूसरा ऑप्शन, जो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। बच्चे द्वारा की गई गणना की गति की जांच करके, एक बाहरी बोर्ड द्वारा तैयार किए गए एकल परीक्षण के माध्यम से, तो दूसरा ऑप्शन है हमारा बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर जो कह रहा है बहुबुद्धि वाले बच्चों का आकलन सही आकलन करने के लिए मूल्यांकन भी बहुआयामी होना चाहिए, सतत और व्यापक, जैसे प्रोजेक्ट, पोर्टफोलियो और व्यवहारिक गतिविधियाँ। क्वेश्चन नंबर 28 है। गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पेशा अपने प्रमुख बुद्धि प्रकार के साथ सही ढंग से सुमिलित नहीं है। तो नहीं है मतलब हमें निगेटिव ढूंढना है। सर्जन, शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि बिल्कुल ठीक है, पॉजिटिव है, निगेटिव ढूंढना में। परामर्शदाता, अंतःव्यक्तिक, इंट्रापर्सनल की बात कर रहा है परामर्शदाता के लिए, तो ये गलत हो गया। परामर्शदाता में इंटरपर्सनल होती है। कवि में भाषाई बुद्धि होती है, ठीक है। नाविक में स्थानिक बुद्धि होती है। तो ये जो इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल है ये निश्चित रूप से आपको कंफ्यूज करेगा, तो आप इसको इंटरनेशनल, इंटर स्कूल, इंटर स्टेट, ये किस लिए होते हैं? एक दूसरे के लिए होते हैं। तो इंटर स्कूल की बात करें तो एक स्कूल दूसरी स्कूल से संबंधित होती है। इसी तरीके से इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की बात करेंगे तो हम दूसरे व्यक्ति की जो क्षमताएं हैं उनका आकलन करेंगे। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। तो दूसरा ऑप्शन जो ठीक है बिल्कुल हमारा, इसकी व्याख्या भी दे रखी है, आप पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 29 है साथियों, लगभग अंत में आ चुके हैं हम। एक व्यक्ति जो सुंदर धुनें बनाता है, संगीत के सुरों में सूक्ष्म अंतर को पकड़ता है और आसानी से वाद्य यंत्र बजाता है, उसमें उच्च होती है। क्या उच्च है? सिंपल क्वेश्चन है, संगीतात्मक बुद्धि होगी उसमें। संगीत की बात हो रही तो संगीतात्मक बुद्धि होगी उसमें, बिल्कुल सिंपल है। आप इसका जो व्याख्या है उसको भी देख सकते हैं साथियों। हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का दृष्टिकोण बताता है कि मानक आईक्यू परीक्षण सीमित है। मानक आईक्यू परीक्षण जो सीमित है क्योंकि वे मुख्य रूप से किस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो आईक्यू को इन्होंने सीमित बताया है, तो क्यों बताया? केवल भाषाई और तार्किक गणितीय क्षमताओं पर, केवल स्थानिक और कलात्मक कौशल पर, केवल भावनात्मक और सामाजिक क्षमताओं पर, केवल शारीरिक सहनशक्ति और मोटर समन्वय पर। तो जो बुद्धि परीक्षण है वो भाषाई और तार्किक क्षमताओं के आधार पर ही किए जाते हैं। इस कारण से ये इनका परीक्षण को लिमिटेड बताया, सीमित बताया है इन्होंने। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है साथियों। और इसकी व्याख्या में भी दे रखा है, पारंपरिक बुद्धि परीक्षण जैसे बीने या वेक्सलर के परीक्षण मुख्य रूप से भाषा और गणितीय तार्किकता का ही मापन करते हैं, जिससे वे बाकी प्रतिभाएं जैसे कला, खेल, संगीत उपेक्षित रह जाती हैं। तो साथियों ये 30 क्वेश्चन थे जिसकी हमने चर्चा की। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है अंत तक तो लगभग सारे क्वेश्चन इस थ्योरी से कंप्लीट हो चुके हैं। और सीटेट जो इनसे संबंधित 1-2 सवाल पूछेगा आपका निश्चित रूप से अब गलत नहीं होने वाला है। तो आशा करते हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन दबा दिया होगा, जिससे नया वीडियो डालते ही आपको पता चल जाए। इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप सभी का धन्यवाद।